साथियों नमस्कार, टीजी सच्ची घटना में आपका स्वागत है। और आज की सच्ची घटना में लेके आया हूँ, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को तब तक पीटता रहा, कुल्हाड़ियों से और डंडों से तब तक उसको पीटता रहा जब तक कि उसकी दर्दनाक मौत नहीं हो गई। यही शीर्षक है। और इस घटना को आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। घटना 7 अक्टूबर 2025 की है। अब इस घटना को मैं परत दर परत मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसमें किस-किस लोगों का रोल था। तो चलिए शुरू करते हैं ये घटना को एकदम परत दर परत देखने के लिए और सुनने के लिए। तो यूपी का एक जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले का एक थाना है बंधुआ कला। बंधुआ कला से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बबुरी है, जो अलीगंज बाजार के पास पड़ता है, जो हाईवे से सटा हुआ है। जो अ, लखनऊ बनारस जो हाईवे है, उसी के पास ये सटा हुआ गांव है। वही की घटना है। तो घटना 7 अक्टूबर की है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और इस 7 अक्टूबर के आसपास जो दुर्गा पूजा का महोत्सव भी चल रहा था, जिसमें डीजे का शोर शराबा जो रहता ही है। तो इसका भी फायदा इस घटना में अंजाम देने वालों को मिला कि लोग जो है कोई चीख पुकार सुन नहीं पाए और यह घटना घट गई, जिसमें एक दर्दनाक मौत हो गई। तो घटना बबुरी गांव की है। बबुरी में एक व्यक्ति होते हैं बाबू राम, जिनका पदवी नाम गांव में गुलेसर भी इनको कहा जाता है, लेकिन ओरिजिनल नेम इनका, असली नेम इनका बाबू राम ही था। बाबू राम जो है अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं और ये पति पत्नी जो है खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन 50-55 के उम्र के हो जाने के बाद भी बाबू राम को कोई भी औलाद नहीं हुई। तो पति पत्नी चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि जो बुढ़ापे का सहारा होता है वो तो हमारे पास है नहीं, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले लें। तो उनकी नज़र, बाबू राम की नज़र अपने सगे साले के बच्चों पर पड़ती है। जो 2 भाई होते हैं, एक छोटा बच्चा जिसका नाम रमेश होता है। तो बाबू राम जो बबुरी के रहने वाले होते हैं, उस बच्चे को अपने घर लेके आते हैं। पहले अपने साले से बात करते हैं कि मेरे कोई औलाद नहीं है और मैं अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए मैं आपके इस बच्चे का पढ़ाई-लिखाई, भरण-पोषण करके मैं ऊँचाइयों पर पहुँचाना चाहता हूँ और अपने बुढ़ापे का सहारा भी बनाना चाहता हूँ। तो उनके साले जी मान भी जाते हैं और उस बच्चे को, जिनका नाम रमेश होता है, बाबू राम अपने घर बबुरी लेके आते हैं। बच्चा कुछ पढ़ाई-लिखाई किया, बड़ा होता रहा और वो 21-22 का 21-22 साल का नौजवान हो गया, जिसकी शादी बबुरी गाँव के कुछ ही किलोमीटर दूर जो है मनियारी गाँव से कर दी जाती है। लेकिन कई साल गुज़र जाने के बाद भी उन उस रमेश की जो शादी हुई होती है मनियारी में, जो बाबू राम की बहू होती है, जो दुल्हन बनकर मनियारी से बबुरी आती है, उसको भी कोई बच्चा नहीं होता है। और फिर घर में कुछ कलह भी हो जाती है, कहा-सुनी होने लगती है, लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं। तो फिर वो लड़ाई-झगड़े के दौरान फिर छूटा-छुटाई हो जाती है। वो जो बहू थी, वो अपने मायके में रहने लगती है, दूसरी उसकी शादी हो जाती है। रमेश भी अकेला रहने लगता है, लेकिन रमेश की कुछ रिश्तेदारी या जान-पहचान सुल्तानपुर जिले के ही कोइरीपुर एक गाँव होता है, जो एक स्टेशन भी है। वहाँ पर जो है कुछ जान-पहचान होती है, वहाँ पर घूमने के लिए जाता है। तो वहाँ पर एक वंदना नाम की एक युवती से उसकी मुलाकात होती है, जान-पहचान होती है, बातचीत होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। तो रमेश यह बात बाबू राम को बताता है कि मैं, पहली मेरी बीवी चली गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अब शादी करूँगा तो एक कोइरीपुर की एक जो लड़की है,
जिसका नाम वंदना है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो बाबू राम खुशी-खुशी तैयार हो जाते हैं और यह बात खुशखबरी पत्नी को भी सुनाते हैं। तो पत्नी भी खुश हो जाती है और उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो बारात जाती है कोयरीपुर और एक वंदना नाम की लड़की, जो रमेश की दूसरी बीवी के रूप में ब्याह कर बबुरी गाँव आती है। तो ज़िंदगी चल रही होती है, हँसी-खुशी ज़िंदगी चल रही होती है और इधर रमेश भी रोज़ी-रोटी के लिए मुंबई रहने लगता है और पत्नी को यहीं घर पे ही छोड़ देता है। घर में बाबूराम होता है, जो उसका पिता होता है, मुँहबोला पिता होता है। तो अब रोज़ी-रोटी के लिए उसको मुंबई रहना पड़ता है और पत्नी यहाँ पे होती है। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी इस वंदना को भी कोई बच्चा नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, दोनों ज़िंदगी खुशी-खुशी बिता रहे होते हैं। बाबूराम भी खुश रहता है कि चलो एक घर में बहू है, हमको रोटी-पानी का जो है जुगाड़ हो गया है, सब खुशी से जी रहे होते हैं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? समय बढ़ता रहा, लेकिन इस वंदना की दोस्ती गाँव में रहने वाले एक युवक विशाल से हो जाती है। विशाल के बाप का नाम विनोद होता है, जो 3 भाई होते हैं विशाल। विशाल बीच का एक इसे एक विशाल से एक बड़ा भाई होता है, फिर विशाल से एक छोटा भाई। 2 बहनें इसकी विशाल की होती हैं, संतिमा और अंतिमा। विशाल के पिताजी शहर में रहे हो वो भी शहर में रहते हैं, रोज़ी-रोटी के लिए कमाने गए होते हैं और विशाल यहीं पर रहकर पढ़ाई करता है। और इस बीच जो है रमेश भी विशाल को फ़ोन पर भी ये कहता है कि जो खेती-बाड़ी है मेरी, चूँकि बाबूराम को लगभग खेती-बाड़ी की कोई कमी नहीं थी। इनके लगभग 10-12 बीघे ज़मीनें थी रमेश के पास। लेकिन फिर भी ये न जाने खेती-बाड़ी में इसका मन नहीं लगता और मुंबई में रहने लगता है। लेकिन खेती-बाड़ी में हाथ बटाने के लिए वंदना की और अपने पिता बाबूराम की मदद करने के लिए गाँव में जो विशाल का जो मैं नाम बता रहा हूँ, उसको उसको फ़ोन करता है और जो खेती-बाड़ी का काम होता है, वो विशाल देखने लगता है, वंदना के साथ मिलकर। लेकिन इसी बीच वंदना की और विशाल से दोस्ती हो जाती है, जबकि वंदना से लगभग विशाल 8-9 साल लगभग छोटा होता है। लेकिन इसकी दोस्ती जो है विशाल से हो जाती है। विशाल भी नया बच्चा था, लगभग 17-18 साल का बच्चा, अभी जो पढ़ाई-लिखाई कर रहा था, जो जिसको अभी दुनिया की समझ नहीं थी। लेकिन वंदना के प्रेम जाल में विशाल बहक जाता है और वंदना के कहे अनुसार वो सारी चीज़ें करने लगता है। तो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, वंदना को पता भी नहीं चला। दोनों मिलने-जुलने भी लगते हैं। लेकिन इसी बीच गाँव के किसी व्यक्ति ने या कैसे भी रमेश को पता चल जाता है कि मेरी पत्नी वंदना और गाँव का जो व्यक्ति विशाल है, जिसको मैंने वंदना के मदद के लिए चूँकि मैं घर पे नहीं रहता हूँ, रोज़ी-रोटी के लिए मुंबई में रहता हूँ, तो वंदना की मदद के लिए मैं विशाल को कहकर आया हूँ, बोल कर आया हूँ कि इसकी मदद करना, जो भी होगा हम आपकी मदद करेंगे, रुपए-पैसे से हम आपकी मदद करेंगे। जब ये रमेश को बात पता चलती है, तो रमेश के दिल पर बहुत बहुत ही दर्द और पीड़ा होती है। तो रमेश घर पे आ जाता है, वंदना से बातचीत होती है इसके बारे में। वंदना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी गलतियाँ हुई भी होंगी, अब आगे से नहीं होगी। लेकिन रमेश फिर मुंबई चला जाता है, रोज़ी-रोटी कमाने के चक्कर में। तो समय चक्र चलता रहा, लेकिन फिर रमेश को ये पता चलता है किसी गाँव के ही किसी व्यक्ति द्वारा कि अभी वंदना की आदतें अभी सही नहीं हैं और जिसकी पहले से ही आदत खराब थी, वही आदत आज भी है। और इसी अक्टूबर मंथ में, ये इसी अक्टूबर 2025 को रमेश घर आता है। अक्टूबर के पहले ही आता है। सितंबर में ही रमेश घर पे आ जाता है और यह देखने की कोशिश करता है कि आखिर इस विशाल और वंदना के बीच में जो चक्कर चल रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ, इसकी सच्चाई क्या है? एक बार फिर वंदना से बात करता है रमेश कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो।
मुझे इतना टेंशन क्यों दे रहे हो? रमेश जब वंदना से बात कहता है, तो वंदना कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रमेश के मन में तो कोई और ही प्लान चल रहा था। रमेश ने सोचा कि मैं कैसा भी हो, लेकिन मैं अगर ये बात सही है, तो मैं इसकी चुपके से जासूसी करूँगा। तो वो दिन 7 अक्टूबर का था, जो दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा था। पास में ही अलीगंज बाज़ार में दुर्गा पूजा महोत्सव लगा हुआ था, पंडाल लगे हुए थे, तमाम डीजे बज रहे थे। तो 7 अक्टूबर को दिन में ही ये सुबह ही बता देता है रमेश कि आज मुझे किसी दोस्त के निमंत्रण में जाना है। पत्नी को ये खबर रमेश दे देता है। वंदना खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, आज रमेश निमंत्रण में जाएगा और सुबह आएगा। यानी कि ये रमेश बताता है कि मैं रात को शाम को जाऊँगा, सुबह जो है घर पे आऊँगा। तो वंदना खुश हो जाती है, तो वह जल्दी से फ़ोन पे खबर जो है विशाल को दे देती है कि आज रमेश घर पे नहीं रहेगा। तो रमेश तो ये बता दिया, अब वंदना भी खुश और रमेश भी खुश कि अगर जो भी कुछ होगा, आज मुझे पता चल ही जाएगा। तो शाम को रमेश ये कहकर निकलता है, 7 अक्टूबर की शाम को, कि मैं जा रहा हूँ निमंत्रण। लगभग वो चला जाता है, फिर वंदना जो है अपना फ़ोन उठाती है, 7-8 बजे के करीब विशाल के पास फ़ोन कर देती है। विशाल से ये कहती है कि तुम मिलने के लिए घर पे आ जाओ और रमेश घर पे नहीं है, वह सुबह आएगा। चूँकि रमेश का जो घर था, सामने तो एक दरवाज़ा खुलता ही था, एक दरवाज़ा रमेश का पीछे से भी खुलता था। तो उसी दरवाजे से मिलने के लिए विशाल हमेशा आता-जाता रहता था। और यह बात रमेश को किसी व्यक्ति के द्वारा पता चल चुकी थी। तो 8 बजे 8 बजने के बाद जो है, जैसे ही घर में प्रवेश करता है विशाल, वैसे ही रमेश को किसी व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारे घर में विशाल ने प्रवेश ले लिया है। रमेश चुपके से अपनी मोटरसाइकिल से गाँव के किनारे ही मोटरसाइकिल बंद कर देता है और पैदल ही घर को लेके जाता है, चूँकि लाइट ना जले और गाड़ी की आवाज़ ना आए। तो जाकर घर घर पे अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को खड़ी करता है। चूँकि रमेश का एक दरवाज़ा ऐसा भी था कि जो सामने वाला दरवाज़ा था, थोड़ा-सा धक्का देने के बाद, थोड़ा-सा ज़्यादा धक्का देने के बाद वो खुल सकता था। तो घर में रमेश जो है धक्का देकर प्रवेश कर गया। अब जो सामने मंज़र था, रमेश ने वो सब देख लिया, क्योंकि मंज़र ये था कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में विशाल और वंदना को रमेश ने देख लिया। रमेश का देखते ही खून खौल गया। रमेश ने आओ न देखा ताओ, वहीं पर डंडा पड़ा था, पहले डंडों से पीटना शुरू किया। डंडों से पीटना शुरू किया तो वंदना और विशाल ने चिल्लाना शुरू किया। लेकिन होने को कुछ और ही था, क्योंकि चूँकि उस समय जो है यूपी में इस टाइम जो चोर और ड्रोन की जो भी अफ़वाह है, ये भी इसी टाइम भी अफ़वाह इतनी चल रही है कि चोर और ड्रोन की अफ़वाह से हर आदमी सहमा हुआ है। और उधर दुर्गा पूजा महोत्सव, डीजे की आवाज़, फिर उससे जी नहीं भरा, तो रमेश ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन इतना चीख रहा था विशाल, क्योंकि दर्दनाक तरीके से मार रहा था। कोई भी पति अगर इस तरह देखेगा, तो खून खौलना तो लाज़मी है। लेकिन जब इतना चीख पुकार रहा था विशाल और वंदना दोनों, माफ़ी माँग रहे थे कि भैया मुझको माफ़ कर दो, एक मौका दे दो। वंदना भी चीख रही थी कि हमको एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन रमेश सुनने को तैयार नहीं था। आस-पास के लोग को कुछ सुनाई दिया, जब इतनी चीख-चिल्लाहट के बाद कुछ सुनाई दिया, तो लोगों ने सोचा हो ना हो, रमेश के घर में कोई चोर घुस आया हो। तो लोग उसके घर पे पहुँचे, बोले कि भाई क्या बात है, इतनी चीख-पुकार क्यों है? तो रमेश मेन दरवाजे पे आया, बोला कि ये मेरे दोनों पति-पत्नी की बात है, झगड़ा हो रही है, आप लोग जाओ। आप लोगों से कोई मतलब ही नहीं है और कोई चोर-वोर नहीं आया है मेरे घर में। दोनों पति-पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है।
और वही सब चल रहा है, आप लोग जाइए, आप लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिर लोग चले जाते हैं, सोचते हैं कि भाई पति पत्नी का झगड़ा है, कौन इसमें पड़ना चाहेगा। लेकिन फिर जो रमेश के पास का एक व्यक्ति होता है, वो विशाल की बहन को जाके बताता है कि हो ना हो, मैंने चीख पुकार में विशाल की आवाज सुनी थी। जो सबसे छोटी बहन होती है विशाल की, अंतिमा, शायद इसके बारे में कुछ पहले से ही भनक थी कि विशाल शायद मिलने के लिए रमेश के घर जाता हो। उसके ऐसा सुनने में ये भी आया है, सुना भी जाता है कि अ, विशाल के घर वालों को भी ये भनक कुछ थी, विशाल को कई बार समझाया भी और विशाल मान भी गया था, लेकिन कि बस जो होने को कोई टाल नहीं सकता। तो अंतिमा जब इतनी बात सुनती है कि जो चीख रहा था, चीख पुकार जो है सुनी गई थी उस व्यक्ति के द्वारा, जिसका अभी सोशल मीडिया पे अंतिमा ने नाम नहीं बताया, किसने उसको खबर दी कि मैंने चीख पुकार में उसका नाम जो है विशाल की चीख पुकार सुनी। जो बताने वाले व्यक्ति का नाम अभी अंतिमा ने नहीं बताया है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अंतिमा को यह खबर दी कि घर में विशाल की चीखें आ रही थी और विशाल को शायद मारा जा रहा था। तो लगभग 9 बज चुके थे रात को। तो अंतिमा जब आती है, तो अंतिमा को शक हो जाता है कि शायद विशाल इसी वंदना और रमेश के घर में है और शायद उसी को मारा जा रहा है। चूंकि विशाल और अंतिमा का चाचा लगता था रमेश और वंदना चाची लगती थी, तो उसने बाहर से कहा, चाचा मेरे भैया को मत मारो, मेरे भैया को छोड़ दो, मुझे मेरे भैया को माफ कर दो। और रमेश के बाहर बैठे हुए पिता बाबूराम से भी कहा कि चाचा जी दरवाजा खुलवा दीजिए, मेरे भैया को मार रहे हैं रमेश, दरवाजा खुलवा दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए। लेकिन रमेश कहाँ सुनने वाला था। वो तब तक उसको पीटता रहा जब तक कि वो लोहू लुहान होकर अधमरा नहीं हो गया, शायद दम नहीं तोड़ दिया, तब तक वो मारता रहा। तो अंतिमा अब क्या करती है, अंतिमा को बहुत टेंशन होता है। अंतिमा कुछ लोगों को, आसपास के लोगों को बताती है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए रमेश तैयार नहीं होता है। तब अंतिमा जो है 112 नंबर पुलिस को फोन करती है रात को ही। जब पुलिस को फोन करती है तो पुलिस जब आती है तो लोग हड़बड़ा जाते हैं कि गांव में 112 पुलिस कैसे आई है। तो गांव के प्रधान और जो है कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है पुलिस के साथ हो लिया जाता है और पुलिस द्वारा पूछा जाता है कि रमेश का घर कौन है। तो व्यक्तियों द्वारा बताया जाता है कि रमेश का घर आओ मैं बताता हूँ। तो लोग साथ में आते हैं। तो पुलिस ने जो है बाहर से रमेश को पुकारा, तो रमेश ने कहा कि हाँ सर, मैं ही रमेश हूँ। तब पुलिस कहती है दरवाजा खोलो, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या किसी की चीख पुकार आ रही है, आप किसके साथ मारपीट कर रहे हो। फिर रमेश को द्वारा दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खोलते ही पुलिस वाले ही भी भौचक हो जाते हैं। जब पुलिस वाले देखते हैं तो ये एक व्यक्ति जो 18-20 साल का रहा होगा, जिसका नाम विशाल है, वो लोहू-लुहान जमीन पे पड़ा है और उसकी पत्नी जो वंदना होती है, उसकी उसके उसके भी दोनों हाथ घायल होते हैं। शायद जो है विशाल को जो है बचाने के चक्कर में रमेश इसको भी मार रहा था। उसी को बचाने के चक्कर में वंदना का भी दोनों हाथ लहू-लुहान हो गया था। फिर पुलिस वाले जो है रमेश को उसी वक्त जो है अपनी कस्टडी में लेते हैं और वंदना को और जो लोहो-लुहान विशाल को 108 को फोन करके पुलिस वाले एम्बुलेंस बुलवाते हैं और एम्बुलेंस पे लाद करके जिला अस्पताल सुल्तानपुर ले जाते हैं। और उस समय जो है विशाल के शरीर पे कपड़ा शायद नहीं था, ऐसा सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। इसके सोशल मीडिया पे विशाल के माँ द्वारा भी बताया जा रहा था कि उसका पैंट और सब अंडरगारमेंट्स खुले हुए थे। तो वंदना को भी और विशाल को भी एम्बुलेंस में लाद करके जिला अस्पताल सुल्तानपुर ले जाया जाता है, मेडिकल कॉलेज। वहां पर डॉक्टरों ने विशाल को मृत घोषित कर देते हैं और वंदना को भर्ती कर लिया जाता है और रमेश कस्टडी में होता ही है। और यह खबर सोशल मीडिया पे एकदम पूरा आग की तरह फैल जाती है। सुबह होते होते तमाम सोशल मीडिया के लोग, न्यूज वाले लोग, तो वंदना के जो दोनों हाथ लहू-लुहान हुए होते हैं विशाल को बचाने के चक्कर में, उसको भर्ती, उसकी पुलिस कस्टडी में जो है अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है
और विशाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और गाँव में जो है कोहराम मच जाता है, क्योंकि एक नौजवान 18-20 साल का लड़का एक औरत के झांसे में पड़कर अपनी ज़िंदगी गँवा देता है और एक पति जिसका नाम रमेश होता है, वंदना के अपनी पत्नी के चक्कर में पड़कर एक हत्या कर डालता है और जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जो विशाल के परिजन हैं, वो ये माँग करते हैं कि जैसे मेरे बच्चे की हत्या हुई है, उसको फांसी होनी चाहिए। ये तो सभी माँ-बाप, सभी परिजन करते ही हैं। लेकिन रमेश के बारे में भी ये बात लोगों को ज़रूर सोचनी चाहिए कि एक पति अगर इसके साथ बेवफ़ाई हो, तो उसके दिल पे क्या बीतती है। हालाँकि रमेश को हत्या ना करके अगर औरत गलत थी, तो उसको जो है तलाक दे देना चाहिए था। सबूत इकट्ठा करके तलाक की पैरवी करनी चाहिए थी और वंदना से तलाक मिल जाता और इसका जीवन शायद सुख में बीतता, दूसरी शादी कर लेता। लेकिन एक औरत के चक्कर में क्या से क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। तो ये थी आज की कहानी। साथियों, आज ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। आज के बाद मैं अब जल्द ही आपके सामने दूसरी कहानी लेकर, जो सच्ची घटना होगी, जिसकी मैं थोड़ा जाँच-पड़ताल करने के बाद भी मैं सच्ची घटना लेके आता हूँ। और इस तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जितनी मैं वीडियो डालूँ, आपको मिलती रहेगी। और अगली बार मैं फिर एक वीडियो लेकर सच्ची घटना आपके सामने फिर हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।